कि सर मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं, मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए, मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। चूंकि रीट का आयोजन 2 स्तर पर होता है, रीट L1 जो कि प्री प्राइमरी शिक्षक होते हैं और रीट L2 जो कि बीएडधारी होते हैं और वो 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं L1 के बारे में बात करना चाहूंगा। L1 का जो पाठ्यक्रम है उसमें 150 क्वेश्चन है जिसको 5 भागों में बांट दिया गया है। अब मैं एक एक भाग पर बात करूंगा और उस भाग के लिए कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए वो मैं सजेस्ट करूंगा। ध्यान से सुनना उसको, और या वीडियो सेव कर लेना या आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। सबसे पहला भाग, इसमें पूछा जाता है मनोविज्ञान। देखो, मनोविज्ञान के पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड भी दिया, फर्स्ट ग्रेड दिया, HN दिया और सारे मेरी अच्छी रैंक आई और मनोविज्ञान के भाग में हर बार अच्छे अंक आए। तो मैंने कैसे किया, मैं वही तरीका आपको बताना चाहूंगा। मनोविज्ञान में आप कोई एक पुस्तक लाइए, जैसे मैंने वंदना जादौन को पढ़ा था। वर्तमान में धीर सिंह जी धा भाई की पुस्तक जो कि अवनी पब्लिकेशन की है वो भी मार्केट में आ रही है और बहुत अच्छी किताब है। तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कि आप ये पुस्तक लेना, आप कोई सी भी एक पुस्तक लो और उस पुस्तक को आप 2 बार थोरोली पढ़ लो और 2 बार पढ़ने के बाद में इस 2 बार के दौरान आपको याद नहीं करना, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग उस पुस्तक को पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद में आप जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उनकी जो साइकोलॉजी पूछी गई है उस साइकोलॉजी के प्रश्न सॉल्व कीजिए। और जब प्रश्न सॉल्व करोगे तब आपको लगेगा कि मैंने पढ़ने में कहाँ गलती कर दी या कौन सी चीजें मैंने छोड़ दी या किन चीजों को मैंने ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ा। जब आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो उसके बाद में पुनः आप एक बार सिलेबस पढ़ोगे। जब आप तीसरी बार सिलेबस पढ़ोगे तब आप निश्चित रूप से उस सिलेबस को इतना गहराई से, इतना तन्मयता के साथ पढ़ोगे कि अब आप तीसरी बार जब साइकोलॉजी को पढ़ रहे होंगे तो आपको साइकोलॉजी स्वतः याद होती जाएगी। और ये सिलसिला 3 या 4 बार जब आप करोगे तो साइकोलॉजी में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। साइकोलॉजी एक ऐसा व्यवहारिक विज्ञान है जिसके लिए अपने को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रटने की चीजें कौन सी है इसमें, जैसे कोई तिथि है या कोई पुस्तक का नाम है या किसी मनोवैज्ञानिक का कोई कोट है, तो उसके लिए आप 3-4 बार कोर्स करने के बाद में एक छोटी बुकलेट बना दो और उसमें वो सारे तथ्य जो है वो 4-5 पेज के लिख लो और बाकी सारी चीजें साप्ताहिक उसको रिवीजन करते रहो। तो जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे साइकोलॉजी की आप, उतनी ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन हमें अधिकतम कैसे करना है, उस लिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अधिकतम किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को अधिकतम बार पढ़ना है। अब अपन बात करेंगे दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में लैंग्वेज आती है और आपको कोई 2 लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ती है। आप हिंदी संस्कृत कर सकते हो, आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, कोई सी भी 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की। देखो, हिंदी इतनी टफ नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। मैं आपको 2 पुस्तकें सजेस्ट करना चाहूंगा हिंदी के लिए। सबसे पहली पुस्तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक पुस्तक आती है राजस्थान बोर्ड की, हिंदी व्याकरण की। एक ही किताब आती है, 4 क्लास की समग्र है वो। एक तो आप वो पुस्तक लाइए और उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए, और उसके साथ साथ एक किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजेंद्र सिंह सिंघवी की किताब आती है। आप ये दोनों पुस्तकें लाइए और इन दोनों पुस्तकों को तरीके से पढ़ लीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, इन किताबों को जितनी बार आप दोहराव करोगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, उतनी ये चीजें आपको याद होती जाएगी। तो आप हिंदी में ये 2 पुस्तकें पढ़िए, ये सबसे बेस्ट किताब है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड लैंग्वेज की, तो आप इंग्लिश या संस्कृत कोई भी रख सकते हो। जहां तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में है।
तो मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहूंगा। देखो, भाषा जो होती है ये रटने से नहीं चलती है। भाषा एक अपने आप में कौशल है, इसको अंदर से विकसित करना पड़ता है। अब अंग्रेजी ऐसी है जो राजस्थान के अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए एक भय का काम करती है, और उस अंग्रेजी की वजह से मोस्टली विद्यार्थी डीमोटिवेट होता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे करूं। देखो, सामान्य बात है, आप 6ठी से 8वीं तक की मिनिमम बता रहा हूं, आप टेक्स्ट बुक लीजिए और उस टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी वोकेब है उसको पढ़िए, उसकी सामान्य ग्रामर है जो है उसको आप सॉल्व कीजिए, और आप धीरे धीरे 6ठी क्लास से स्टार्ट करोगे और जब 8th तक पहुंच जाओगे तो आपकी इंग्लिश का एक बेस जो है ये अच्छा हो जाएगा। और जब इंग्लिश का बेस अच्छा हो जाता है तो उसके बाद आप कोई सी भी छोटी पुस्तिका मार्केट में खूब सारी मिलती है वो लेके पढ़ सकते हो। और ऐसा ही मैं संस्कृत में आपको कहना चाहूंगा, 6ठी से 8वीं तक की संस्कृत पढ़ लो और उसके बाद में कोई छोटी बुकलेट लाओ संस्कृत की, और उसको आप एक बार 2-3 बार रिवीजन कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट कर लो। तो लैंग्वेज के लिए आप 6ठी से 8वीं क्लास की जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं, इनको आप अगर ढंग से पढ़ लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या जो है एग्जाम हॉल में नहीं आनी है। तो फर्स्ट पार्ट साइकोलॉजी हो गई, सेकंड भाग में एक लैंग्वेज होगी, थर्ड पार्ट में सेकंड लैंग्वेज होगी। अब मैं आता हूं चौथे भाग में। चौथे भाग में पूछा जाता है मैथमेटिक्स, गणित पूछी जाती है, और ये ऐसा विषय है जो कई विद्यार्थियों का बहुत अच्छा है, कई अभ्यर्थियों का बहुत कमजोर है। तो मैं दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को एक गुजारिश करना चाहूंगा, जिनका मजबूत है वो भी इसको हल्के में ना ले, वो भी प्रैक्टिस करते रहे, और जिनका कमजोर है वो इसको इग्नोर ना करें, वो इसके ऊपर सतत प्रयास करते रहे। मैथमेटिक्स जो है वो आपकी निरंतर प्रयास से ही अच्छी होगी। इस हेतु मैं कुछ पुस्तकें बताना चाहूंगा आपको कि आपका मैथ बहुत कमजोर है, 0 पे है, तो आप सबसे पहले 6ठी क्लास की किताब, 6ठी क्लास की पुस्तक लाइए गणित की, और उसका हर एक प्रश्न, हर एक अभ्यास प्रश्न, हर एक उदाहरण सोल्व कीजिए, और इस तरह से 6ठी क्लास की सारी प्रश्नावली जो है वो सोल्व कीजिए। यहां पे एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जहां कहीं आप फंस जाओ वो प्रश्न छोड़ना मत। आप अगर आप उस प्रश्न को छोड़ के और अगले प्रश्न पे चले गए तो कहीं न कहीं आपके गणित की कड़ियां छूट जाएगी और परीक्षा में आपको धोखा दे सकती है मैथमेटिक्स। तो इस तरह से 6ठी, 7वीं और 8वीं जैसी इन 3 क्लासेस की गणित तैयार हो जाती है आपका कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स में बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप RS अग्रवाल वगैरह कोई भी एक पुस्तक लाइए और उसके पीछे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से हर दिन हल कीजिए। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स जितना आप पेन चलाओगे कॉपी पर उतना मैथमेटिक्स आपको फायदा देगा। अगर आप सोते सोते यूं ही गणित मिलाने लग गए कि इसका ये होगा उसका ये होगा, तो आपका टाइम मैनेजमेंट निश्चित रूप से एग्जाम में बिगड़ने वाला है। इसलिए कॉपी पेन उठाइए, किताब उठाइए, 6ठी, 7वीं, 8वीं की पुस्तकें होने के बाद में RS अग्रवाल को उठाइए और उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और ये सिलसिला आपका एग्जाम तक बने रहना चाहिए। फिर देखिए आपकी मैथमेटिक्स कितनी बढ़िया हो जाती है। अब आखिर में मैं आता हूं 5वें भाग पे, और यहां पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन। देखो, पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं है, इसको जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है। 5वीं का विद्यार्थी भी पर्यावरण पढ़ता है और मास्टरी का विद्यार्थी भी पर्यावरण पढ़ता है, लेवल अलग अलग है। तो पर्यावरण की कोई सीमाएं नहीं होती, मगर रीट का जो पर्यावरण जिस स्तर का पूछा जाता है, इनको हम सीमाओं में बांध सकते हैं। मैं पुनः वही बात कहूंगा कि 6ठी से लेकर यहां मैं कहूंगा 10वीं तक सामाजिक अध्ययन की राजस्थान बोर्ड की नई किताबें 5 आप पढ़ोगे, इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। और अगर आप इन 5 किताबों को ढंग से पढ़ लोगे और उसके बाद 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास ऐसे निरंतर उसको शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तो फिर आप एग्जाम समय में उसका अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे, और देखते ही देखते पर्यावरण का भाग आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। किसी भी गाइड के ऊपर नहीं जाना है आपको। मैंने जो अभी आपको ये किताबें बताई 500 भाग की, इन 500 भाग की इन किताबों को लाइए और निरंतर आप 5-7 घंटे
अच्छे कूल माइंड से हर दिन पढ़ते रहिए। आखिर में एक और बात, एक कोई भी गाइड लेके आ जाइए मार्केट से। मैं गाइड का कभी पक्षधर नहीं रहा और मैं कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गाइड पढ़ो। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कोई गाइड नहीं पढ़ी, लेकिन रीट में मैं आपको कहूंगा कि एक गाइड लेके आ जाओ, कोई सी भी लेके। मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। और उस गाइड में आप सिर्फ 2 चीजें देखना। पहली, वो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको मिले नहीं है, ऐसे जितने भी रद्दी टॉपिक है वो सारे आप गाइड से पढ़ लो। और दूसरा, हर भाग के पीछे कुछ शिक्षण विधियां हैं, जैसे मैथ में भी शिक्षण विधियां हैं, लैंग्वेज की भी शिक्षण विधियां हैं, पर्यावरण की भी शिक्षण विधियां हैं। तो उन शिक्षण विधियों को आप उस गाइड से पढ़ लीजिए। हमें परीक्षा के परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हम हमारा 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी काबिलियत पर विश्वास कीजिए, आप अपने आप को झोंकिए। आप परीक्षा के बारे में मत सोचिए, आप परिणाम के बारे में मत सोचिए। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप अपने परिणाम को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ मेहनत को इतना अच्छा कर सकते हो कि परिणाम स्वतः ही बदल जाएगा। बहुत सारे नकारात्मक लोग मिलेंगे आपको कि ये होता है, सेटिंग्स होती है, वो होता है। अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखते हुए निरंतर साइलेंटली मेहनत करते रहिए। साइलेंटली इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये लोगों को कह दोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपके ऊपर एक दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की बिल्डिंग बन जाएगी, और ये ऐसी बिल्डिंग होगी जो आपकी एक प्रकार से मॉरल को डाउन करेगी, आपके ऊपर एक काल्पनिक दबाव बनाएगी, और ये दबाव आपको परफॉर्म नहीं करने देगा।